कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, इसीलिए पता नहीं क्या कभी कभी ये हो जाता है, टेंशन ना लें। चलिए, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक फादर है, फादर ने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक गिफ्ट दिया। ठीक है, तो इस गिफ्ट के लिए क्या ट्रीटमेंट है, क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा बी के लिए या नहीं हो जाएगा, इसके लिए हमने कहा कि इसके लिए रिलेशन को देखना जरूरी है कि यदि कोई फादर सन की रिलेशन है या रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिला है, तो सरकार ने कहा कि मिस्टर बी के लिए ये 50 लाख रुपए जो है इसको इनकम नहीं मानेंगे, नॉट ट्रीटेड एज इनकम। वापस यही सेम केस में ले लेता हूं, वापस यही सेम केस सुनना। ये व्यक्ति है मिस्टर ए और ये व्यक्ति है मिस्टर बी। मकान गिफ्ट दे दिया ए ने किसको, बी को गिफ्ट मकान दे दिया। मकान की कीमत 50 लाख, और बदले में क्या मिला, बदले में कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू। गिफ्ट है भाई साहब। अब ए से जो गिफ्ट मिला है बी को, ए का ट्रीटमेंट हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बी का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या इसके लिए ये 50 लाख रुपए टैक्सेबल है या नहीं है। तो जवाब है कि हमने बी से पूछा, भाई साहब तू बता तेरे लिए टैक्सेबल है, ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया। उसने कहा ये मेरा ब्रदर है। ब्रदर मतलब अपना नहीं, मतलब ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, जिसको हम फ्रेंड बोलते हैं, दोस्त है और भाई से बढ़ के। सरकार ने कहा हम ऐसे ब्रदर को ब्रदर नहीं मानते, ये फ्रेंड है। और यदि किसी फ्रेंड ने तुम्हें गिफ्ट दिया है 50 लाख का, हमें तो आज तक कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला है जिसने 50 लाख का गिफ्ट दिया हो। ठीक है, यदि आप किसी दोस्त ने आपको गिफ्ट दिया है, ठीक है, तो ऐसे गिफ्ट को हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। क्या करेंगे, ये 50 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब सुनो एक और कहानी। बी ने इससे कहा कि भाई साहब एक बात तो सुनो, मैंने इसको बदले में पैसा दिया है, मनी, गिफ्ट नहीं है, मनी है, गिफ्ट को भूल जाओ, सेल हुआ। ठीक है, अच्छा सुनो, यहां पे जब गिफ्ट मिला था तो बी के लिए पूरा का पूरा 50 लाख टैक्सेबल हुआ था। हाँ जी, और ये जो मैंने इसको अब खरीदा है, तो मैंने बदले में कितना दिया, बदले में हमने बी से पूछा कितना पैसा दिया भाई साहब। बी ने कहा मैंने 49,50,000 इतना अमाउंट दिया है ए को इस मकान के लिए, जबकि इसकी कीमत 50 है, मैं मानता हूं, लेकिन ए ने मुझे 50,000 का गिफ्ट दिया है, मेरा दोस्त है, दोस्त है मेरा, 50,000 का तो गिफ्ट दे ही सकता है। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, अगर बी ने 50,000 रुपए का यहाँ पे बेनिफिट उठाया है, तो सरकार ने कहा 50,000 तक तो गिफ्ट वैसे भी माफ है, कोई टैक्सेबल नहीं। लेकिन बी ने कहा मैंने इसको सिर्फ 48 लाख दिए, कितने, 48 लाख दिए। अब यहाँ पे 2 लाख रुपए का, या 49 बोलो, 49 लाख दिए, यहाँ पे बी को 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। ये जो 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिला है, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोला जाएगा, और ये टैक्सेबल हो जाएगा इसी साल, जिस साल में इसने ये बेनिफिट उठाया है। तो ये 1 लाख रुपए इसके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वापस आ जाइए अपनी बुक में और देखिए, यही लिखा है यहाँ पे, अगर कोई सम मिला है, मनी, गिफ्ट इन कैश, चेक में, जिसका वैल्यू 50,000 से ऊपर हो, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली हो जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एक्सीड्स 50,000 जो आपको फ्री में मिला हो, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका कंसिडरेशन आपने पे कर रखा है, लेकिन आप वो कंसिडरेशन का बेनिफिट जो है 50,000 रुपए से एक्सीड कर रहा है, तो उसमें भी आपको टैक्सेबल हो जाएगा जितना बेनिफिट आपने उठाया है। अब यहाँ पे द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड रिगार्डिंग सेक्शन 56(2), जहां पे प्रॉपर्टी की बात आ रही है। प्रॉपर्टी वही है जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में पढ़ते हैं हम। ठीक है, प्रॉपर्टी मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ।
शेयर्स हो गए आपके पास, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हो गए, ड्राइंग्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, एनी वर्क ऑफ आर्ट हो गया, बुलियन हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी में भी आई है, देखिए बहुत सारी चीजें आती है इसमें। अब रिलेटिव की डेफिनेशन, रिलेटिव में कौन कौन लोग आते हैं? अगर आपको ये लगे कि सारे रिलेटिव आते हैं तो यहाँ पे आपका जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा। रिलेटिव का यहाँ पे सीधा सीधा डेफिनेशन दिया गया है। रिलेटिव मीन्स स्पाउस। मैं खुद अपना रिलेटिव हूं। इंडिविजुअल का स्पाउस उसका रिलेटिव है। स्पाउस मतलब वाइफ हो, हस्बैंड हो, ये स्पाउस होते हैं, ठीक है। मैं अपना रिलेटिव हूं। मेरा स्पाउस मेरा रिलेटिव है। मेरा ब्रदर हो या सिस्टर हो वो मेरे रिलेटिव है, ठीक है। इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव है। ब्रदर सिस्टर ऑफ द स्पाउस मतलब मेरा साला, मेरा साली, मेरे क्या है, रिलेटिव, ठीक है। और उसके बाद आइए, उसके बाद अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे रिलेटिव हैं। पेरेंट्स के भाई बहन मतलब मेरे मामा, मेरी मौसी, मेरी बुआ, मेरे चाचा जी, ताऊ जी, जो भी है वो मेरे रिलेटिव है। मेरे दादाजी, नाना जी, दादी, नानी, ये मेरे रिलेटिव है। उनके माता पिता ऐसे करके नीचे एग्जाम्पल दिया गया कि अगर मिस्टर एक्स स्पाउस है, मिस्टर एक्स मान लीजिए, आप खुद को यहाँ पे मान लीजिए कि आप मिस्टर एक्स की जगह है, तो मिसेज एक्स आपकी रिलेटिव है, आपकी पत्नी। मिस्टर एक्स का ब्रदर एंड सिस्टर रिलेटिव है। मिसेज एक्स के ब्रदर एंड सिस्टर रिलेटिव है। मिस्टर एक्स के ब्रदर्स के पेरेंट्स, ये सारे रिलेटिव हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, कहते हैं कि मिस्टर एक्स के पेरेंट्स के भाई बहन मतलब पेरेंट्स जो है मेरे पास उनके भाई बहन वो भी रिलेटिव। मिस्टर एक्स के फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर एंड सो ऑन। उसके बाद नीचे आ जाइए, ये होते हैं लीनियर इंसिडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स। एसेंडेंट्स और डिसेंडेंट। डिसेंडेंट किसको बोलते हैं? मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका। बहुत सारे बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मुझे मेरी चाची ने गिफ्ट दिया है, तो क्या वो रिलेटिव से मिला है कि नहीं मिला है? मामी ने गिफ्ट दिया है, रिलेटिव से मिला है? मेरे कजन ने गिफ्ट दिया है, तो ये रिलेटिव में नहीं आता। इनकम टैक्स में इनकी कोई ये नहीं है कि रिलेटिव में माने जाते हैं, ठीक है। मामी हो, चाची हो, जो आपके बाकी इनको जो मैंने अभी बताया, इनको छोड़ के जितने भी बाकी लोग हैं वो सारे रिलेटिव में नहीं आते हैं। तो उनके दिए गए गिफ्ट सीधे सीधे आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे 50,000 रुपए से ज्यादा अगर है, ठीक है। फिर आइए, एक बार अनम्यूट हो जाओ सारे और मुझे बताओ दिक्कत क्या आ रही है। हाँ जी, सारे लोग। क्या दिक्कत आ रही है भाई? मैसेज का बम्बार आया हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? कौन बोले लैटिन नहीं कर रहे हैं? सारे तो हो आप मीटिंग में।
ऐसे तो कोई नहीं है जिसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, सारी मीटिंग में है। आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन शायद वीक है, इसीलिए शायद आपका दिक्कत आ रहा है। सर आप इन नहीं कर रहे थे, हाँ आप इन नहीं कर रहे थे सर, आप सारे तो हो इसमें, इस टाइम पे भी 19 पार्टिसिपेंट्स हैं। सर सर अब हमने इन किया ना, पहले हमने इन नहीं किया था। नहीं, इससे पहले भी इन कर चुके हैं। वापस आ जाते हैं, डिडक्शंस अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें डिडक्शन कौन कौन सी मिलती है। सबसे पहले अगर हम कमीशन और रेम्यूनरेशन टू अ बैंक और एनी अदर पर्सन फॉर अ पर्पस ऑफ रियलाइजिंग सच डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एसेट, एसएससी इज डिडक्टेबल। अगर कोई कमीशन देते हैं हम बैंक को डिविडेंड को रियलाइज करने के लिए, या किसी अदर पर्सन को देते हैं, जैसे मान लीजिए एक ब्रोकर को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपको फिर से शो करता हूं, मैं किसी ब्रोकर को यहाँ पे देता हूं पैसा, ये ब्रोकर है, इसको मैंने कुछ पैसा दिया है कि मेरा डिविडेंड जो है आप दिलवा दो। इस डिविडेंड जब मेरी इनकम आएगी, मान लीजिए 50,000 रुपए का डिविडेंड आया, ठीक है, और मैंने ब्रोकर को 2,000 रुपए दिए थे, तो ये 2,000 रुपए यहाँ पे लेस हो जाएंगे क्योंकि मैंने ये खर्चा किया हुआ है, और 48,000 रुपए जो है मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान ली जाएगी। वापस आ जाइए बुक पे। Interest on loan taken for the purpose of investment in shares or securities will also be deductible if it is actually used for the aforesaid purpose. But if dividend is exempt under section 1034, the expenses shall not be allowed as deduction. मतलब कि 1034 में पहले डिडक्शन मिलता था डिविडेंड का, अब तो खत्म हो गया है सेक्शन। अब मैंने कहा कि 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल है। मान लीजिए मैंने एक बैंक से लोन लिया है, ये बैंक है, मैंने यहाँ से लोन लिया है 5 लाख रुपए का, और मैंने कहा कि ये 5 लाख रुपए मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा, मैं कोई सिक्योरिटीज खरीदूंगा, मान लीजिए शेयर्स खरीद रहा हूं मैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए के शेयर खरीदे, 2 लाख का शेयर नहीं खरीदा। अब ये जो 2 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है, इसको मैं इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, और ये मेरा खर्चा है। इस पे जो इंटरेस्ट जो मैं इस 3 लाख रुपए पे दे दूंगा, वो 3 लाख का इंटरेस्ट जो है डिडक्शन में चला जाएगा, लेकिन वो जो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ है, इस पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर बात है। अगर पूरा का पूरा 5 लाख यूज हुआ होता है शेयर खरीदने में, तो पूरे 5 लाख का इंटरेस्ट जो है हम यूज कर लेते, हम मान लेते कि ये सारा का सारा डिडक्शन में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ सारा, यहाँ पे तो सिर्फ 3 लाख रुपए यूज हुए हैं, इसलिए 3 लाख का जो इंटरेस्ट है उसको हम डिडक्शन ले लेंगे। करंट रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड डेप्रिसिएशन इन द केस ऑफ इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। ये मैंने आपको बता दिया था कि जब हम कोई मैंने एक जनरेटर का एग्जांपल भी आपको दिया था कि अगर जनरेटर पे खर्चे हम करते हैं तो वो खर्चे यहाँ पे अलाउ हो जाते, चाहे पेट्रोल का खर्चा हो, डेप्रिसिएशन का खर्चा हो, उसके ऑपरेटर का खर्चा, वो सारे हम यहाँ पे अलाउ करते हैं डिडक्शन में। फैमिली पेंशन में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर अलाउड एज डिडक्शन। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या लिखा है, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, जो खर्चे डिडक्ट नहीं होंगे, जो खर्चे डिडक्ट नहीं होंगे, इसमें क्या क्या है। पर्सनल खर्चे डिडक्शन में नहीं चले जाएंगे। इंटरेस्ट सैलरी चार्जेबल अंडर एक्ट विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया, अगर आपने आउटसाइड इंडिया किसी को सैलरी दे दिया है और उस पर टीडीएस नहीं काटा, तो वो सैलरी का खर्चा जो है वो आप यहां पे माइनस ही नहीं कर सकते। ठीक है, 30% of any sum payable to a resident on which tax is to be deducted at source under section 192 to 192 LA and such tax has not been deducted। मतलब कोई भी इनकम आपने पे कर रखी हो
जिसपे टीडीएस ना काटा हो, टीडीएस आप नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टीडीएस की पेनल्टीज क्या क्या है, क्या क्या प्रोविजंस है। आपने टीडीएस नहीं काटा तो जो आपने टीडीएस नहीं काटा उसकी वजह से वो पूरा का पूरा खर्चा जो है डिसअलाउ हो जाएगा। मान लीजिए आपने कहा कि मेरी सैलरी जो मैंने दी है वो 2 लाख रुपए का सैलरी का अमाउंट है, आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हैं वो 2 लाख रुपए, लेकिन आपने उस सैलरी पे टीडीएस नहीं काटा, सैलरी अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटा, ठीक है, या किसी और अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटा, तो जो टीडीएस के बिना आप पेमेंट करोगे, जिस पे टीडीएस काटना था आपने नहीं काटा, वो सारा का सारा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, पेमेंट टू रिलेटिव्स एंड एसोसिएट्स विद द असिस्टिंग ऑफिसर कंसीडर्स एक्सेसिव ऑफ अनरीजनेबल। ये हम पीजीपीपी में ये वाला पॉइंट कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। ये है, मान लीजिए अगर कोई ये व्यक्ति है, इसका नाम राम है, राम को अपनी बिल्डिंग का रिपेयर कराना है और इसने अपने भाई सोहन को कहा कि भाई साहब मेरी बिल्डिंग का रिपेयर कर दे। सोहन ने कहा ठीक है, मैं पेंटर ही हूं, मैं इसको पेंट कर दूंगा। अब रिपेयर के खर्चे राम ने जो पे कर दिए सोहन को, वो कर दिए हैं 1 लाख रुपए। असेसिंग ऑफिसर ने देखा कि राम ने अपने भाई को, रिलेटेड पार्टी को कितना 1 लाख रुपए पे किया है रिपेयर करने के लिए, और यदि राम किसी और से रिपेयर करा लेता तो ये रिपेयर जो है 70,000 में हो जाता, मतलब 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट गया है। ये जो 30,000 रुपए है, सरकार ने कहा इसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, ये खर्चा नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये खर्चा नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि 1 लाख रुपए का रिपेयर बाहर से हो सकता था, लेकिन राम ने अपने भाई से करवाया इसलिए 70,000 ही हुआ, तब तो अच्छी बात है ना, भाई ने डिडक्शन ये आपको कंसेशन में करके दे दिया, तब तो इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने भाई को ज्यादा दे दिया है तो इनकम टैक्स ऑफिसर सोचता है कि आपने एक्चुअल में इसको 70 ही दिया है और यहाँ पे कहा है कि आप 1 लाख बताना ताकि आप 1 लाख यहाँ पे डेबिट कर सको और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स की चोरी कर रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस इन कनेक्शन विद द इनकम फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल। यदि आपने लॉटरी लगाया, आप हार गए, फिर लॉटरी लगाए, फिर हार गए, फिर लॉटरी लगाए, फिर हार गए, आखिरकार 10 लॉटरी लगाने के बाद आप जीत गए एक लॉटरी, और अब ये 10 लाख रुपए का जो लॉटरी आपको मिला है, जीता हुआ पैसा, आप चाहते हैं कि जो पीछे हमने 5 लाख रुपए का लॉटरी लगाया है वो खर्चे लॉस के मैं यहां से सेट ऑफ कर लूं। तो सरकार ने कहा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर आपने कोई लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, रेस से, गैम्बलिंग से, बैटिंग से कोई भी लॉस कमाया है, उस लॉस को हम क्या करेंगे, उस लॉस को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। पेमेंट एक्सीडिंग रुपीज, यहाँ पे 20,000 की जगह 10,000 रुपीज कर देना, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। अगर आपने 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर दिया है एक दिन में, एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपए के ज्यादा पेमेंट कर दिया है कैश में, other than account pay, check other than any other mode prescribed by the act, उसमें नेट बैंकिंग, पेटीएम, यूपीआई, बाकी जो भी है, मतलब जिनका हम एविडेंस प्रूफ दे सकते हैं। कैश का कोई प्रूफ नहीं होता कि दिया कि नहीं दिया, ठीक है। अगर आपने कैश में 10,000 रुपए से ज्यादा दिया है एक दिन में, तो वो सारा खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू एग्जिस्टिंग इनकम्स आर नॉट डिडक्टेबल। अब कोई इनकम आपके पास है, आपने उस पर खर्चा किया है, वो इनकम ही एग्जेम्प्ट है। अब उस इनकम को कमाने के लिए आप खर्चे यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है भैया। जब इनकम पे टैक्स नहीं ले रहे हैं तो खर्चे यहाँ कैसे अलाउ करेंगे, सिंपल सी बात। इनकम टैक्स अगर आपने पे किया है तो उसको भी यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। वेल्थ टैक्स तो खैर आप हटी गया है, वेल्थ टैक्स यहाँ पे हटा दीजिएगा। इनकम टैक्स अगर आपने पे कर दिया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। ओके, बाकी के पॉइंट्स भी ऐसे ही आप कवर अप कर लेंगे। एक और चीज जो मुझे आपको दिखानी थी वो है केस नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन कहता है मिस रजनी हु ड्रॉ सैलरी 30,000 पर मंथ रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट्स ऑन और आफ्टर 1/10/2015। मिस रजनी जिसकी 30,000 रुपए सैलरी है, उसको इतने गिफ्ट मिले हैं, तो आपको इनकम बतानी है। 3 लाख रुपए का गिफ्ट मिला है फ्रेंड से, बताओ टैक्सेबल कि नॉट टैक्सेबल। सर फ्रेंड से मिला है
रिलेटिव से नहीं मिला है और फ्रेंड से शादी पे भी नहीं मिला है। दो ही चीजों मैंने बताया, रिलेटिव से मिला हो, शादी ब्याह पे मिला हो, 50,000 रुपए तक का गिफ्ट हो तो एग्जेम्प्ट, नॉट टैक्सेबल। लेकिन रिलेटिव के अलावा किसी और से मिला हो, शादी के अलावा किसी और मौके पे मिला हो, 50,000 को एक्सीड कर जाए तो टैक्सेबल। ठीक है, अभी इंडिविजुअल गिफ्ट नहीं है, एग्रीगेट गिफ्ट है, यहाँ पे तो सारे गिफ्ट है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट ऑफ ज्वेलरी, फेयर वैल्यू जिसका 2 लाख रुपए है, फ्रॉम हर फियांसे, फियांसे से गिफ्ट मिला है, बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, देखेंगे। गिफ्ट ऑफ 51,000 ईच रिसीव्ड फ्रॉम 4 फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी पे 4 दोस्तों ने, उसकी 4 दोस्तों ने 51,000 रुपए का गिफ्ट दिया है, इसका भी देखेंगे आगे ट्रीटमेंट क्या होगा। सर शादी पे दिया है तो सीधा सीधा है ना, एग्जाम्पट है, इसको तो कोई टैक्सेबल ही नहीं। अच्छा, 1 लाख रुपए का गिफ्ट मिला है मदर की सिस्टर से, मतलब मासी से। गिफ्ट ऑफ 60,000 जो उसके चाचा से मिला है। गिफ्ट ऑफ 50,000 जो हस्बैंड के दोस्त से मिला, ये टैक्सेबल। गिफ्ट ऑफ 21,000 फ्रॉम हर मदर्स फ्रेंड, माँ की किसी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। 26,000 का गिफ्ट जो है ये मिला है ब्रदर्स फादर इन लॉ, भाई के ससुर जी ने गिफ्ट दिया है तो ये भी टैक्सेबल, रिलेशन में तो आता नहीं है। 1,21,000 हस्बैंड के ब्रदर ने दिया हुआ है, हस्बैंड का ब्रदर जो है वो तो आपका रिलेटिव माना जाता है। 26,000 का उसको अपने एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला है। स्कॉलरशिप ऑफ 1,20,000 फ्रॉम ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 112A, 12AA का कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वहां से ये मिला है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता है। आइए देखते हैं, नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे इनकम अंडर हेड सैलरी, सैलरी से 30,000 रुपए पर मंथ, तो 3,60,000 रुपए का सैलरी हुआ। गिफ्ट मिला एम्प्लॉयर से तो यदि सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉई इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। तो 3,86,000 की सैलरी बन गई। अब हमें देखना है कि गिफ्ट कितना माना जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 3 लाख रुपए माना जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम ऑफ ज्वेलरी टैक्सेबल मान हो जाएगा। शादी पे मिला वाला गिफ्ट नॉट टैक्सेबल। मदर की सिस्टर ने, मौसी ने गिफ्ट दिया, नॉट टैक्सेबल। फादर के ब्रदर ने दिया है, नॉट टैक्सेबल। 50,000 मिला है हस्बैंड के फ्रेंड से, टैक्सेबल। 21,000 मिला है फ्रेंड से, माँ की फ्रेंड से, टैक्सेबल। 26,000 मिला है भाई के ससुर जी से, वो भी टैक्सेबल। उसके बाद ये हस्बैंड के ब्रदर ने दिया है तो देवर जी ने दिया है तो एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये तो ऑलरेडी ऊपर टैक्सेबल सैलरी में हो चुका है। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से मिला है एग्जेम्प्ट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ए कंसिडरेशन विच इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बट द डिफरेंस डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपए। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो 50,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं हो रहा था, एग्जेम्प्ट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटिव से मिला है, कितने का भी मिला हुआ, एग्जेम्प्ट है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है और उसका ये वैल्यू एक्सीड हो रहा है 1 लाख रुपए से, तो गिफ्ट का वैल्यू है 6,97,000, तो टोटल इनकम 10,83,000 रुपए आपका हो गया। ऐसे ही केस 2 को आप घर में करेंगे, जितने भी सारे क्वेश्चन ये आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, केस 2 और केस 3। इसी के साथ हमारा जो इनकम फ्रॉम मदर सोर्सेज का टॉपिक है ये इसी के साथ खत्म होता है। और किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बता दें प्लीज। नहीं है? नहीं है किसी को डाउट? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। ठीक है भाई। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ओके सर। ओके सर।